उनको ये जानकर जबरदस्त झटका लगा था कि अमेरिका ने इतनी जल्दी एक एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर लिया था। उन्हें लगा कि एटॉमिक बम से जापान समर्पण करने पर मजबूर हो जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। इससे वो बहुत दुखी थे। सर, आपके लिए अर्जेंट टेलीग्राम आया है। ठीक है, तुम जाओ। स्टालिन को लग रहा था कि सोवियत साम्राज्य को एशिया में फैलाने का उनका लक्ष्य खत्म हो गया था, लेकिन तभी उन्हें अपने विदेश मंत्रालय से एक अर्जेंट संदेश मिला। जापान सोवियत संघ की मदद चाहता था। जापान उस समय तक युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को के दखल की रणनीति पर कायम था। हासेगावा को लगता है कि इस संदेश से ये साफ है कि हिरोशिमा पर बमबारी से जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ था। स्टालिन के लिए ये संदेश बहुत अहम था। प्रशांत क्षेत्र का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत सोवियत सेना को हमला करने का आदेश दिया। 9 अगस्त को जब अमेरिका के दूसरे एटॉमिक बम को गिराने की तैयारी चल रही थी, तब 15 लाख रूसी सैनिक मंचूरिया की सरहद में घुस गए। रेड आर्मी ने तुरंत जापान की बहुत कम तादाद में तैनात सेना को पछाड़ दिया। मंचूरिया की राजधानी चैंगचुन से जापानी सेना कुछ ही घंटों में पीछे हट गई। जापान के हाई कमांड ने इंपीरियल पैलेस के नीचे एक बंकर में इमरजेंसी मीटिंग की। जंग में सोवियत संघ के शामिल हो जाने से जापान की नीति तय करने वालों के सामने समर्पण का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। हासेगावा का मानना है कि उस समय पहली बार समर्पण पर गंभीरता से विचार किया गया था। जापान पर शासन करने वाले 6 अहम लीडर्स में से 3 लोग पीस पार्टी के शांतिप्रिय लोग थे और बाकी 3 वॉर पार्टी के आक्रामक लोग थे। अपनी नेवी की बर्बादी, अपने एयरफोर्स की तबाही, थल सेना के हजारों सैनिकों की मौत और फायर बॉम्बिंग और हिरोशिमा बम की चपेट में आकर लाखों नागरिकों के मारे जाने के बावजूद वे समर्पण के लिए तैयार नहीं थे। हर किसी को जंग के लिए कुर्बानी देनी थी। अगर वो मारे जाते, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। ये तो जंग का हिस्सा था। लेकिन बिग सिक्स के लिए अमेरिका की शर्तें सबसे बड़ी बाधा थीं। पहले की तरह आज भी हमारी मांग बिना शर्त समर्पण की है। जापानियों को डर था कि इससे उनके सम्राट की सत्ता खत्म हो जाएगी, जो जापान की सार्वभौमिकता के साथ साथ उसकी पहचान भी मानी जाती थी। वे बिना शर्त समर्पण को सम्राट वाली व्यवस्था का अंत मानते थे और वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। बिग सिक्स सम्राट और साम्राज्यवादी सिस्टम को बनाए रखने के लिए बेताब था, लेकिन उग्रपंथी और नरमपंथी नेता इसे हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रहे थे। वॉर पार्टी केत्सुगो के जरिए अमेरिकियों को इतना नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि शायद वे जापान को अपनी शर्त पर समर्पण करने की छूट दे देते। पीस पार्टी सोवियत संघ के जरिए शांति के लिए बातचीत करना चाहती थी। सोवियत संघ के हमला कर देने से दोनों योजनाएं नाकाम हो गई। उनके युद्ध में शामिल हो जाने से सोवियत संघ के बीच बचाव के जरिए युद्ध खत्म करने की पीस पार्टी की उम्मीद हवा हो गई। सेना को लग रहा था कि इससे जापान की हिफाजत करने की उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि वो 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच रेड आर्मी के बढ़ने के साथ साथ बॉक्सका प्लेन ने भी उड़ान भरी। दूसरा न्यूक्लियर हमला शुरू हो गया था। टोक्यो में वॉर पार्टी अब भी मानने को तैयार नहीं थी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया कि अब समर्पण से बचना नामुमकिन होगा, लेकिन ये बिना शर्त नहीं हो सकता था। पीस पार्टी को लग रहा था
कि शर्तें सामने रखने से जंग जारी रह सकती थी, क्योंकि अमेरिका कभी उसे स्वीकार नहीं करने वाला था। सुबह 10:56 बॉक्सका और ग्रेट आर्टिस्ट प्लेन्स नागासाकी पहुंच गए। इन्होंने एक बॉम्बिंग रन शुरू की। इंपीरियल बंकर में इस समय भी बातचीत जारी थी। दिख गया, मैं शहर को देख सकता हूँ। अब ये तुम्हारा है विहान। वॉर और पीस पार्टी के बीच बहस तेज हो गई। दिन के 11:02। नागासाकी के सेंटर से 3.2 किलोमीटर के फासले पर फैटमैन नाम का एटॉमिक बम फटा। नागासाकी पर बमबारी की खबर 30 मिनट बाद हाई कमान तक पहुंच गई। इससे बातचीत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई असर नहीं हुआ। समर्पण की शर्तों पर दोनों पार्टियों में असहमति बनी रही। मीटिंग स्थगित हो गई। ऐसा लग रहा था कि वॉर पार्टी एक बार फिर समर्पण को स्थगित करने में कामयाब रही थी। लेकिन हासेगावा ने पाया कि सोवियत हमले का पीस पार्टी पर गहरा असर पड़ा था। रेड आर्मी तेजी से जापान की मुख्य भूमि की ओर बढ़ रही थी। पीस पार्टी का मानना था कि इस जंग के जारी रहने से एम्परर सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। कम्युनिज्म और सम्राट वाली शासन व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत हैं। सोवियत प्रभाव में सम्राट वाली व्यवस्था तबाह हो जाती। पीस पार्टी का मानना था कि समर्पण के बाद क्रांतिकारी सोवियत संघ के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक अमेरिकन द्वारा जापान के सम्राट को सत्ता प्रमुख बनाए रखने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने उस शख्स से अपील की जो सेना से समर्पण करा सकता था। ये सिर्फ सम्राट कर सकते थे। लेकिन उन्हें राजी करना आसान नहीं था। ये जापान के सैनिक अभियान के प्रतीकात्मक प्रमुख थे। जापानी सैनिकों को सिखाया गया था कि उनका कर्तव्य जापानी सम्राट के लिए लड़ना है। उन्हें मरने तक लड़ना है, न कि सफेद झंडा उठाकर समर्पण करना है। अब अगर सम्राट समर्पण के पक्ष में बात करते तो उन्हें जोरदार झटका लगता। चौदह अगस्त को सुबह 10 बजे इंपीरियल बंकर में फिर से हाई कमान की बैठक हुई। इस बार इसमें सम्राट भी शामिल हुए। जापान बिना शर्त समर्पण के लिए तैयार हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने पॉट्सडैम डिक्लेरेशन को स्वीकार करने का फैसला किया है। ये वॉर पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। पारंपरिक रूप से सम्राट हमेशा अपनी वफादार सेना का पक्ष लेते थे। सम्राट को लगा कि सेना की बात मानकर जंग जारी रखने से उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने अपनी जनता के सामने अपने फैसले की घोषणा की। सहमत होंगे। हर किसी की पुरजोर कोशिश के बावजूद हमने नहीं झेली जा सकने वाली बातों को झेलकर और असहनीय को भी सहकर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति का रास्ता तैयार करने का फैसला लिया है। हासेगावा का मानना है कि जापान ने एटॉमिक बम के खौफ से नहीं बल्कि सोवियत हमले से पैदा हुए खतरे की वजह से समर्पण किया था। युद्ध में सोवियत संघ के आ जाने से सम्राट को
एहसास हो गया था कि इस युद्ध को जारी रखना कितना खतरनाक था। बार्टन बर्नस्टीन को लगता है कि सोवियत हमले के बाद नागासाकी पर दूसरे एटॉमिक बम का गिराया जाना एक दुखद और पूरी तरह बेकार कार्रवाई थी। नागासाकी बम से जापान को समर्पण करने के लिए मजबूर करने पर कोई असर नहीं पड़ा और इसलिए दूसरे बम का गिराया जाना बेमानी था, जिसमें 60 से 70 हजार लोग मारे गए। हमले से 19 दिन पहले नागासाकी अमेरिका की जानलेवा फायर बॉम्बिंग से बचा हुआ था। सकुई शिमोहिरो अपनी बहन के साथ आराम से सो रही थी। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रूमन को रिपोर्ट मिली कि अमेरिका के पास कारगर एटॉमिक हथियार थे। ये बम अमेरिकी सैनिकों की जान बचा सकता था, लेकिन इससे हजारों जापानी नागरिक मारे जाने वाले थे। इन मौतों की कभी किसी ने परवाह नहीं की। आर्काइव्स पर गौर करें तो हमें ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है जब ट्रूमैन या सेक्रेटरी ऑफ वॉर स्टिम्सन या उन दोनों के सबसे करीबी लोगों में से किसी ने भी एक बार भी ये सवाल उठाया कि क्या बम का इस्तेमाल सही होगा। 6 अगस्त 1945 नागासाकी पर हमले से 3 दिन पहले अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पर गिराया और एक झटके में 80,000 लोग खत्म हो गए। नागासाकी पर हमले से 2 दिन पहले जापान के लीडर्स ये देखने के लिए बेताब थे कि बिना शर्त उनके समर्पण करने की बजाय क्या सोवियत संघ उस युद्ध को रुकवाने के लिए बीच बचाव कर सकता था। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इंपीरियल सिस्टम को बनाए रखने की थी। अमेरिका की तरह उन्हें भी जापानी नागरिकों की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक सेना का सवाल था, नागरिकों का मारा जाना उनके लिए भी मायने नहीं रखता था। नागासाकी पर हमले से 12 घंटे पहले सोवियत संघ ने बीच बचाव करने का जापान का अनुरोध ठुकराकर युद्ध की घोषणा कर दी। नागासाकी पर हमले से 9 घंटे पहले एक और न्यूक्लियर बम गिराने की जरूरत नहीं होने पर भी सुपर फोर्ट्रेस बॉक्सका ने 4.9 टन के न्यूक्लियर डिवाइस फैटमैन को लेकर टिनियन एयरबेस से उड़ान भरी। इन्हें ये बम कोकुरा या नागासाकी पर गिराना था। इसमें ढेर सारे निर्दोष लोगों की मौत तय थी, लेकिन अमेरिका की ज्यादा दिलचस्पी अपने नए हथियार को आजमाने और सोवियत संघ पर अपनी बढ़त को बनाए रखने में थी। देखा जाए तो सन 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध एक खुली लड़ाई बन गया था, जिसमें धीरे धीरे नागरिकों पर हमला करने के प्रति संयम एकदम खत्म होता जा रहा था। कई वर्षों की बेरहम लड़ाई के बाद हर पक्ष से मानवता की बुनियादी समझ शायद खत्म होने लगी थी। हमले से 6 मिनट पहले बॉक्सका ने नागासाकी के आसमान पर बॉम्ब रन शुरू किया। एटॉमिक बम फैटमैन को गिरा दिया गया। 43 सेकंड बाद 11:02 पर फैटमैन में विस्फोट हुआ। कुछ ही पलों में
40,000 लोग मारे गए। हजारों अन्य लोग रेडिएशन की चपेट में आकर मरे। लेकिन इस हमले को झेलकर बचे सकुई और सुमिटेरो के लिए ये नर्क जैसी जिंदगी थी। जल्दी ही लोग हमसे भेदभाव करने लगे। कहते थे कि तुम लोग गंदे हो, हमारे पास मत आओ। मैं 2-3 बार रेल की पटरियों पर खड़ी हुई, लेकिन हर बार वापस लौट गई। मुझे लगता था कि अकेला होने पर भी मुझे जीना होगा। अगर मैं यहाँ मर गई तो सबकी कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। मेरे जैसा और कोई नहीं है। कोई भी सीधे बम की चपेट में आकर इतना कुछ झेल कर नहीं बचा। मैंने 3 साल 7 महीने का वक्त हॉस्पिटल में बिताया। मुझे अपनी आंखों से परमाणु हथियारों का अंत होते हुए देखना है। मुझे तब तक जिंदा रहना होगा। आज 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें बेलगाम नॉर्थ कोरिया और घोर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया भर में लगभग 20,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये दुनिया से पूरी आबादी को कई बार खत्म करने की क्षमता रखते हैं।